नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में आज इतिहास रचा गया है। 57 साल में पहली बार किसी पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। कांग्रेस के लिए नतीजे सदमे जैसे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इसे अप्रत्याशित कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे नतीजे आएंगे, क्योंकि जमीन पर कुछ और माहौल था। बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग की और अपनी जिस तरीके से टिकटें बांटी, उसके बाद उसका प्रदर्शन शानदार दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने 67% सीटें जीती हैं। मतलब पिछली बार बीजेपी ने जो 40 सीटें जीती थी, उनमें 27 सीटें जीती है, 13 हार गई। लेकिन बीजेपी ने 22 नई सीटें जीत ली। वहीं कांग्रेस अपनी पिछली बार जीती गई सीटों में से आधी सीटें हार गई और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी ने इतिहास रचा है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। तो बीजेपी ने 49 सीटें जो जीती हैं, उसमें नई सीटें 22 जीती हैं और 22 सीटें बरकरार रखी हैं, 13 सीटें पुरानी गंवाई हैं। कांग्रेस ने सीटें जीती 35, लेकिन पुरानी 15 सीटें उसने गंवा दी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। रामराजी शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। योगेश सिन्हा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से और रविंद्र सांगवान जननायक जनता पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। रामराजी शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। ये बताएं कि जलेबी कब खिलाई जा रही है? मर्जी, जब यू आर वेलकम एनी टाइम। आपका स्वागत है। तो ये सारा खेल जलेबी ने कर दिया क्या? ये हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन ने किया साहब, उनका आशीर्वाद है। और कल सियाग साहब भी मेरे साथ थे और रेडू साहब भी मेरे साथ थे। और सियाग साहब और वो एंकर मेरे से जबरदस्ती हाँ करवा रहे थे। अब भाई, जिस तरह से ये एग्जैक्ट पोल आया है, स्वीकार करने में क्या बुराई है, स्वीकार कर लो भाई। फिर मैंने कहा कि जनता भगवान का रूप होती है। हमने देवतुल्य जनता जनार्दन के ऊपर पूरा विश्वास है कि जनता हमारे को आशीर्वाद जरूर देगी। जैसे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है जनता ने आशीर्वाद देकर, ऐसे हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। और आदरणीय नायब सैनी जी, जो बहुत ही मिलनसार हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, वो दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बताइए, हल्ला तो कांग्रेस का था। हल्ला था कि कांग्रेस आ रही है, माहौल बन गया है, 10 साल बाद सरकार जा रही है। हुड्डा साहब हर रैली में कह रहे थे। ये चमत्कार कैसे किया आपने? देखो, ये जनता ने चमत्कार किया है। हल्ला तो करना कांग्रेस की फितरत में है, कांग्रेस का कल्चर है हल्ला करना। ये इनका जो कांग्रेस का वोटर है ना, हरियाणवी भाषा में बोलते हैं उसको, ये बाजना वोटर होता है। ये शोर ज्यादा मचाते हैं। और जो बीजेपी का वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो अपने काम पे लगा रहता है। तो इसलिए जनता ने ये चमत्कार कर दिया। देखो, जनता तो चमत्कारी है। फिर जिस तरह से हम देवतुल्य जनता जनार्दन को भगवान का रूप देते हैं, भगवान मानते हैं, देवतुल्य मानते हैं, और इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी और देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हो, कहते हैं कि बीजेपी का वोटर राक्षस है। और मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर श्राप देता हूं, बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे मेरे भाई, जनता तो भगवान का रूप है। कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। जो अच्छा काम करेगा जनता उनका साथ देगी। अगर आपका वो आप कह रहे हो कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर मैं श्राप देता हूं, आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? श्राप देना है उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। या तो जनता भगवान का रूप है भाई। जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के काम करेगा, जनता उसके साथ रहेगी। बाहर कहां कर दिया? 37 सीटें तो जीती हैं भाई, 37 कम कहां होती हैं? कल ये मेरे दोनों भाई बैठे हैं, कल भी ये दोनों मेरे साथ थे। ये रेडू साहब और अपने वकील साहब जी, ये दोनों मेरे मित्र हैं, मेरे भाई भी हैं। तो कल ऐसे ही बात चल रही थी। कल मैंने एक्यूरेट यही सीटें बताई थी। पूछ लो इनसे, आपके पास अभी पूछता हूँ। कल इन्होंने मेरे से पूछा था। योगेश याग साहब, ठीक है, योगेश याग साहब, ये क्या हो गया भाई? मतलब 14, 19, 24, कितना इंतजार करेंगे? 29, मतलब ये तो वनवास 14 साल से कभी पार चला गया आपका तो मामला। देखिए वरुण जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रवक्ता साथियों को राम राम। जहां तक देखिए, ये मैं बधाई देता हूं रामराज जी शर्मा को। और मैं रामराज जी शर्मा खुद मुख्यमंत्री जी
कोई भी भाजपा के भी, हमें भी जो नेता या कार्यकर्ता कोई भी जो मिलते थे ऑफ द रिकॉर्ड, हर व्यक्ति ये कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। ग्राउंड पे चाहे एग्जिट पोल हो या हमारी जो बीजेपी के नेताओं से भी जो डिस्कस होती थी, तो हमें तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा। एक बात बताइए, आपके भाई है रामराजी शर्मा, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कभी आपको बोला कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी? देखिए, मेरी रामराज जी से ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं हुई हालांकि, लेकिन मेरी बहुत से नेताओं से बातचीत भी हुई है और हमारे पत्रकार साथियों से भी होती थी। तो हर जगह ये, हम तो अभी तक भी हैरान हैं। और मैं अभी भी काउंटिंग के उससे आया हूं, आदमपुर में भव्य बिश्नोई जी 4 घंटे पहले हार चुके थे, परंतु उन्हें चंद्र प्रकाश जी को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था। बार बार उसको रिजल्ट को डिले किया जा रहा था। उन्होंने दोबारा काउंटिंग करी, फिर करवाई, तो अभी भी बड़ी मुश्किल से उन्हें डिक्लेयर किया है। तो हमें जहां तक देखिए अभी भी अब बस करिए ना सियाग साहब, ये देखो कितना पुराना हो गया ये टेप रिकॉर्डर जो बज रहा है। आप जम्मू कश्मीर में जीत गए तो आप जिक्र नहीं करते हैं, आप कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में जीत गए जिक्र नहीं करते हैं, लोकसभा में आप कहते हैं कि आपने मोदी का रथ रोक दिया, और जब हार गए तो ग्रेसफुली स्वीकार कीजिए। अब आप वहां कह रहे हैं जी गड़बड़ हो गई, हम हार गए तो गड़बड़ है, जीत गए तो हम ठीक है। नहीं, गड़बड़ इन्होंने जहां मार्जिन कम था, वोट का जो डिफरेंस कम था, अब वहां की मैं बात कर रहा हूं। अब जहां डिफरेंस जो 2000 वोटों से कम का डिफरेंस था, वहां इन्होंने काउंटिंग को स्लो रखे, किसी तरह शाम तक रिजल्ट नतीजे को ले आए। और अब मैं उन सीटों की बात कर रहा हूं, और ना तो मैं ईवीएम पे कोई ठीक रहा, ये फोड़ रहा, और मैं ये आज भी ये बात कर रहा हूं। आपने इस परिणाम पर प्रश्न चिन्ह तो लगा ही दिया, आपकी और आपकी टॉप लीडरशिप ने। जो जनता के जनमत का सम्मान कहां हुआ भाई साहब? हमें जनता के फैसले का, आप चाहे जनता से जितने चाहे एग्जिट पोल हुए, पत्रकारों ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस, सुनिए सियाग साहब, एनालिसिस दूसरा करिए ना। आपने 28 के 28 विधायकों को टिकट दे दिया, विधायकों से भी तो नाराजगी थी, आपने किसी विधायक का टिकट नहीं काटा। सरकार से एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है, आपके विधायकों से भी नाराजगी थी, 15 हार गए। आपकी रणनीति में चूक रही है, वो तो मानिए। बीजेपी ने अपने मंत्री विधायकों के खूब टिकट काटे, ठीक है, आपने एक का भी नहीं काटा। देखिए वरुण जी, मंत्री तो इनके भी आधे से ज्यादा चुनाव आ रहे हैं। मैं कब मना कर रहा हूं? आप देखिए कंवरपाल गुर्जर जी, इनके सिर्फ 2 मंत्री जीते हैं, सिर्फ 2 मंत्री जीते हैं इनके, मूलचंद शर्मा और महिपाल डांडा जीते हैं, बाकी सब हारे हैं। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं। आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप इस पे सोचिए ना कि भाई क्या हमसे गलती हो गई। हमने किसी विधायक का टिकट नहीं काटा, विधायकों से भी तो 5 साल में लोग नाराज थे। 15 विधायक कैसे हार गए आपके? वो वरुण जी, पार्टी के स्तर पे अभी तक भी ऑफिशियल 90 सीटों के परिणाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं। पार्टी के स्तर पे समीक्षा भी होगी, आकलन भी होगा, वो सारी बातें बाद में होगी। परंतु मैं अभी भी ये बात कर रहा हूं कि आज भी हर व्यक्ति अचंभे में है कि देखिए, मैं 20 साल से 25 साल से मैं राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहा हूं। हरियाणा में जब 2000 में चौटाला साहब आए, दिख रहा था कि सरकार आ रही है उनकी। 2005 में कांग्रेस आई तो सबको पता था कि कांग्रेस आ रही है। 9 में भी कांग्रेस की संभावना ज्यादा थी। आपको छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, आपको राजस्थान में भी दिख रहा था कांग्रेस आ रही है। आप यकीन करने को तैयार नहीं थे। भाई साहब, नीचे जमीन है या नहीं, इसका आंकलन करना चाहिए टाइम टाइम पे। आप बड़े अच्छे भाई हैं अपने, मैं आऊंगा आपके पास। रेडू साहब, खुश हैं आप आज के नतीजों से? प्रदेश की जनता को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, और इनके द्वारा दिए गए फैसले को सिर माथे लगाते हुए पूरी पार्टी की तरफ से इनका आभार प्रकट करते हैं। जो भी हमारे को मैंडेट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं हमारे जो आदित्य चौटाला डबवाली से विजयी हासिल हुए हैं, अर्जुन चौटाला हमारे अजीज रानिया से विजयी हुए, के लिए भी पूरे सभी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देता हूं, दोनों साथियों को बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ मुझे दुख भी इस बात का कि हमारे नेता अजय सिंह जी चौटाला वो इलेक्शन नहीं जीत पाए,
तो उसका हमें सबसे ज्यादा दुख भी है इस बात का, लेकिन जनता के फैसले को हम स्वीकार करते हुए, जनता के आगे नतमस्तक होते हुए उनको फिर हम इस बात की भी बधाई देते हैं। दूसरी बात देखिए, अभी तो ये बात चल रही है, मैं बधाई देना चाहूंगा रामराज जी को, इनका राम राज्य हो गया। और कल भी हमारी डिबेट हुई थी, ये ठीक कह रहे हैं, कल भी मैं कह रहा था कि मैक्सिमम 35 सीट कांग्रेस ले जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी और हम भी के बन जाएंगे, हम हमारी डुगडुगी होगी और ये नाचेंगे। लेकिन वो भी मैंडेट हमारे को नहीं मिला और स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप को और कार्यकर्ताओं को भी हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा शासन चलाने का काम करेंगे, जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। दूसरी बात वरुण जी, जो कांग्रेस की अभी की हार की बात हो रही है, देखिए कांग्रेस जानबूझ करके हारती है, हर बार जानबूझ करके हारती है। आपको याद होगा जब इनकी 5 सीट आई तो हमने कहा था इतना ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, भाई ये एंटी बीजेपी आपको ये मतदान मिला है और इससे मत समझो कि कांग्रेस पार्टी का बहुत ही प्यार बढ़ गया है जनता के बीच में। आपका प्यार नहीं है, ये भाजपा को हराने के लिए ये काम किया गया था। लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आई और जिस प्रकार से इनके नेताओं का घमंड सिर चढ़ करके बोला, इनके बड़ बोले नेताओं के बड़े बड़े बोल निकले और इन्होंने ये एक बात कहा करते हैं, हम अकेले ही सक्षम हैं। वो सक्षमता कहा गई, 5 साल पीछे धकेल दिया हरियाणा प्रदेश को। चुनाव कोई ऐसी बात नहीं होती कि चलो दोबारा करवा लेंगे। इन्होंने क्या किया है, ये शेर का शिकार करने के लिए गिद्दड़ के हथियार लेकर के निकलेंगे तो शेर थोड़ा पकड़ा जाएगा। अब ये भी आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझ के हारती है, भाई नहीं। बिल्कुल 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 वरुण जी, बिल्कुल मैं चैनल पर बोल रहा हूँ, आपका बड़ा नेशनल लेवल का चैनल है, बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। अरे भाई, जब लोकसभा में हमने बार बार कहा भाई इकट्ठे हो लो, भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है, इसको आप अकेले नहीं हरा पाओगे। लेकिन इनका घमंड बोला सिर चढ़ करके, ये बोले हम अकेले ही सक्षम हैं। फिर लोग विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने खास करके कितनी कोशिश की, अकेले हो लोग, नहीं हम अकेले सक्षम है, और अकेले भी नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह कि अकेले नहीं रहे, वो अकेलापन में भी ब्रांचेज निकल गई, उसमें भी ब्रांचेज निकाल दी, अकेलों में भी अकेले बन गए कि नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से सीनियर लीडर जो ये अपनी शैलजा थी, शैलजा क्या 4 सीट की कदावर नेता थी और इसलिए खड़े कर देते हो शैलजा के आदमियों को हराने के लिए, क्यों भाई, क्या वो नेता नहीं थी? किस प्रकार से आपने अब शब्दों का प्रयोग किया? क्या प्रदेश की जनता नहीं समझती कि इनका शासन दे दिया तो वही भ्रष्टाचार से 2014 से पहले वाला शुरू हो जाएगा? वो पहले ही प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि हम तो रिश्वत लेंगे दबा के, नौकरियां बेचेंगे दबा के, अपने घर बड़े रिश्तेदारों, ये सारे बड़बोल हैं दिखाने का काम किया है। ये बिल्कुल सत्य है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, इसको कांग्रेस गुनाह नहीं पाई और हमारा भी नुकसान इन्होंने किया, हमारा भी नुकसान इन्होंने किया। रेणु साहब, अगर ये ठीक से चुनाव लड़ते एक तो अकेला पूरी विधानसभा में दहाड़ता है, सब पर भारी पड़ता है और पूरी सरकार से लोहा लेता है। वो 15,000 वोट से हार गए, परंपरागत सीट से हार गए। आईएनएलडी के लिए भविष्य कहां से दिख रहा है? अब कब जीतेंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए आईएनएलडी, ये तो वरुण जी सभी जानते हैं। देखिए आईएनएलडी का वर्कर, आईएनएलडी का नेता भले ही कमजोर हो जाए लेकिन वर्कर कमजोर कभी नहीं होगा। हम और प्रयास करेंगे, कारणों को खोजेंगे, कारण निकालेंगे, दूर करेंगे, फिर लग जाएंगे, फिर संघर्ष करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं। जो व्यक्ति 20 साल तक इंतजार कर सकता है वो 25 तक नहीं करेगा। 5 साल 20 के आगे बहुत छोटे हैं, फिर हम इंतजार करेंगे। लेकिन देखना अब इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होता है। जिस प्रकार से शैलजा जी को आपने जरूर बाइट, अरे पहले से ज्यादा सीटें हो गई, 37 सीटें हैं, मजबूत हो गए। अब क्या आपको कहाँ लग रहा है इनमें बिखराव होगा क्या? जहाँ 10 मिलनी थी 5 पर मजबूत मान लेते हैं ये अपने आप को कि हम बड़े मजबूत हो गए और 31 से 37 हो गए तो अब ये और ज्यादा इनकी छाती फूल गई कि हम बड़े मजबूत हो गए। अरे उस मजबूती का फायदा ही क्या है जब आप सरकार फॉर्म नहीं कर पा रहे हो? क्या फायदा है? क्या 40 आ जाती तो भी कोई फायदा नहीं था। ठीक है, रविंद्र सांगवान जेजेपी के प्रवक्ता जिन्हें आना था अब वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो भाई हटा दीजिए अगर वो नहीं आ रहे हैं तो। हालांकि जनता के सामने आना चाहिए, बात रखनी चाहिए।
स्वीकार करना चाहिए जो भी जनमत है, और ये तो स्थिति सबको मालूम थी। रामराजी शर्मा जी, आप बताइए, सेहाग साहब कह रहे हैं कि जो नतीजे आने थे उसमें आपने अब स्लो कर दिया मामला, 4-4 घंटे में डिक्लेयर हो रहे हैं। बड़े नेता कांग्रेस के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई स्लो कर दिया आपने, और गड़बड़ उन्हें लग रही है, उन्हें लगता है कि कुछ गेम कर दिया गया है। देखो क्या है, जहां पे ये जीत जाते हैं वहां तो सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, और जहां पे ये हार जाते हैं वहां फिर ये ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम मशीनों पे, चुनाव आयोग पे, अधिकारियों पे, व्यवस्था पे। तो ये तो वही बात है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इनकी तो ये कांग्रेस की फितरत रही है, इनका इतिहास भी रहा है, ये ऐसा करते रहते हैं। और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बता दिया था ये बातें कि भाई देख लेना ये हारेंगे, और आते फिर नुकेंगे, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये करते रहते इस तरह से। जैसे जयराम रमेश जी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। तो ये इस तरह से मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ठीक नहीं होता। जहाँ ये जीत गए वहां तो सब ठीक है, हार गए वहां पर सब कुछ गड़बड़ है। तो ये दोहरा मापदंड कैसे अपनाओगे भाई? दूसरा, मैं इस जीत के लिए विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको ये उनकी जीत है, और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद, प्यार, दुलार दिया। और हमारे चाणक्य जो बहुत ही मजबूत गृह मंत्री जी हैं सरदार पटेल जी के बाद में, और मैं समझता हूं आदरणीय अमित शाह जी की विशेष कृपा रही हमारे ऊपर, उनके सुपरविजन रहा और उनकी चाणक्य नीति काम आई। और हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवाओं के हृदय सम्राट, जन जन के चहेते मिलनसार। अरे शर्मा जी, सबका नाम ले रहे हैं तो बहुत नाम लेने पड़ जाएंगे आपको। आपने छोड़ दिए, फिर नड्डा जी छोड़ दिए, बिप्लब देव छोड़ दिए, धर्मेंद्र प्रधान छोड़ दिए, सूची लंबी हो जाएगी, इसको छोड़िए जरा। योगेश सिहाग जी, मुझे अच्छा रुकिए, अब जरा चर्चा को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने दीजिए ना। सिहाग साहब, मुझे एक बात बताइए, 2014 में चुनाव लड़ा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हार गए। 2019 में चुनाव लड़ा, हार गए। 2024 में तो ऐसा फ्री हैंड था कि बताने की जरूरत नहीं थी, हार गए। 3 चुनाव हार गए सर। अब तो बैटन किसी और के हाथ में दीजिए, अब तो सौंपिए मशाल किसी और को। देखिए वरुण जी, ये चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हार है ना, हार जीत हार होती मैं मान लेता, ये तो 3 हार हो गई ना। देखिए, वो पूरा आकलन भी होता है। लोकसभा चुनाव में भी हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, और आप देखिए उसके बावजूद हार गए, ये तो ज्यादा तकलीफ की बात है। देखिए, अब क्या वो सारी समीक्षा की जाएगी, क्या कारण रहे। उसमें एक कारण मैं बीजेपी के साथ साथ रेड्डू साहब को भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जो इनेलो पार्टी थी, अभी जैसे मैं उनको सुन रहा था रेड्डू साहब को, उन्हें अपनी हार का या बीजेपी की हार का इतना नहीं, जीत का इतना ही गम नहीं है कि जनता विरोधी की सरकार दोबारा चुनी गई। उनका तो प्रयास ही एक था, किसी तरह कांग्रेस को रोका जाए। क्यों उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? क्यों भाई, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? ये सिर्फ कांग्रेस की ठेकेदारी है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? नहीं, सिरसा में आप देखिए ना, मिलकर चुनाव लड़ा। गोपाल कांडा जी को इन्होंने समर्थन किया, बीजेपी ने समर्थन किया, तो ये तो मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उसको स्वीकार भी नहीं करते। आप स्वीकार करने में क्या परहेज है? आप उदाहरण देख लीजिए, हमने तो कम्युनिस्ट को 1 सीट दी थी, इन्होंने गोपाल कांडा को इन्होंने भी सीट दी, भारतीय जनता पार्टी ने भी दी। और आप कभी देखना किसी भी डिबेट में, मैं दावे से कहता हूं, इनेलो का जो प्रहार है सत्ता पक्ष में तो होता ही नहीं है। ये तो उसकी डिफेंस में रहते हैं सत्ता पक्ष के, बीजेपी के लिए। वो बात मैं उसके लिए इनको बधाई दे रहा हूं कि आप कुछ हद तक सफल रहे हो। इनकी वजह से हार गए आप, बोलिए ना। नहीं, हमारा ये नहीं है कि मैं उनको ये कहूं कि इनकी वजह से हमारी हार हुई है। अगर ये इतने ही सक्षम होते तो ये अपनी सीट भी बचा लेते, लेकिन इनका प्रयास एक ये रहता है हर समय। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी भी हमारे पास सीटों का आकलन आ रहा है, कम से कम अब भी मुझे जो अंदाजा है 15 सीटें ऐसी है जो 2000 से कम के मार्जिन पे जीत हुई है। 22 तो हाँ
ठीक है, वो आंकड़ा अपनी जगह है, वो आंकड़ा अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो ये है कि जो तूफान, सुनामी, प्रचंड बहुमत आना है, बीजेपी के खिलाफ माहौल है, उखाड़ फेंकना है, हुड्डा सरकार के पोस्टर लगा लिया आपके नेताओं ने, वो हुआ नहीं है। रविंद्र सांगवान हमारे साथ जुड़ गए, हम तो अभी भी बोल रहे हैं। जननायक जनता पार्टी से रविंद्र सांगवान जुड़ गए। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। सांगवान साहब, जननायक जनता पार्टी को वोट मिला 1% से भी कम, आम आदमी पार्टी को लगभग 1.25% वोट मिला, इनेलो को 4.25% वोट मिला, और मतलब मैं किससे तुलना करूं, आपके बड़े नेता, दिग्गज नेता चेहरे चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे दिख रहे हैं। ये हुआ क्या भाई? ऐसी, आपको ये तो पता था कि नुकसान है, ऐसे नुकसान की आशंका थी क्या? ये तो जनादेश है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जननायक जनता पार्टी ने एक एक कार्यकर्ता ने निष्ठा से मेहनत की, लेकिन जनता की भावनाओं की कदर करते हुए मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन भी करूंगा, खासकर मुख्यमंत्री महोदय से, ये सरकार हरियाणा प्रदेश की सरकार है, हरियाणा के हितों के लिए आप काम करें। आपके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो बात ठीक है सांगवान साहब, लेकिन जब जनता वोट देती है, 1% जनता भी भरोसा ना करे, वो आंकड़ा 1% भी नहीं है। आपको यहां से ऐसा लग रहा है कि सियासत में, हरियाणा की सियासत में वापस लौटने के लिए आपको लगता नहीं है कि कुछ चमत्कार करना पड़ेगा? बिल्कुल, सड़कों पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए कोई भी लड़ाई हमें लड़नी पड़े, उनके अधिकारों के लिए हमेशा जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा। एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप सरकार में साथ थे, सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, लोगों ने सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया, बीजेपी को वोट दे दिया, ये हुआ क्या? ये तो लोगों का जनादेश है, शर्माते हमें स्वीकार। अरे भाई साहब, जनादेश आपको समझ आ रहा है क्या? ना भागेंगे, ये जनादेश समझ आ रहा है? भाई सरकार में तो आप थे, नाराजगी आपसे हो गई, बीजेपी को कुछ नहीं कहा, मतलब ये क्या हुआ भाई? पब्लिक सिर्फ आपसे नाराज कैसे रह गई? इसमें तो हम कहीं ना कहीं अपने संगठन हम सभी जिम्मेदार हैं कि जो काम दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने सरकार में रहते हुए किए, हो सकता है हम उन कामों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए और बीजेपी उसमें कामयाब हो गई, इसलिए हम चुनाव में पिछड़ गए। विजेंद्र रेणु जी, आपकी 1 सीट थी, अब 2 हो गई हैं, ऐसे 2 से 4, 8 मतलब कितने साल इंतजार करेंगे आप? एक तो ये बताइए, दूसरा ये कि ये जेजेपी कोप का भाजन कैसे बन गई भाई? देखिए वरुण जी, मैं पहले भी कहा करता, 2019 में जो जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का क्रेडिट इनको मिला था, उसके कारण इनको वोट मिली थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो जनता के कार्य किए थे, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की छवि थी लोगों में, वो छवि कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गई थी जननायक जनता पार्टी की तरफ। हमारी वोटों पर इन्होंने 10 सीटें जीतने का काम किया, लेकिन 2019 के बाद ये सरकार में रही, इनको काम करने का मौका मिला, इनको अपनी छवि संवारने का या बिगाड़ने का जो भी हुआ, इनको मौका मिला। अब जनता ने इनको देखा, 4 साल 5 साल शासन देखा इनका, और देखने के बाद जो इनको मैंडेट किया है, असली पहचान, असली वर्क, असली क्रेडिबिलिटी और असली जो इनका जन रहा है, वो काम करने के बाद अब मिला है। तब तो इनेलो के भरोसे 10 सीट ली थी, लेकिन अब इनके वर्क को देख करके वास्तव में ये 1% तक आए हैं, जो इनकी ये सच्चाई है। दूसरी बात आपने पूछी कब तक हम इंतजार करेंगे। देखिए अभी हमारे साथी ने ये योगेश, हमारा देखो रिलेटिव भी है, मैं सम्मान के साथ बोलना पड़ता है, मुझे इसको हाथ जोड़ करके भी बोलना पड़ता है, योगेश यादव साहब को। इन्होंने कहा कि सिरसा में गोपाल कांडा से हमने समझौता कर लिया। क्या सिरसा का गोपाल कांडा के समझौते की वजह से पलवल में होडल वाली सीट उदय भान इसी वजह से हार गए क्या वो? या जींद के उचाना के ब्रिजेंद्र सिंह सिर्फ इसी वजह से हार गए कि गोपाल कांडा के साथ हमारा सिरसा में समझौता हो गया? या गुहाना के गजबीर मलिक इसी वजह से आ रहे हैं? भाई ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई तर्क मुझे नहीं लगा कि उसकी वजह से कांग्रेस हारी। ये कोई भाई साहब, ओल्ड रोहतक में ये हाल हो गया कांग्रेस का। ओल्ड रोहतक में देखिए ना आप, राय हार गए, सोनीपत हार गए, खरखौदा हार गए। मैं पहले ही कहा करता था, मैंने पहले कई बार 1 सप्ताह से मैं कह रहा हूँ, जब से इनकी टिकट बटी
इनके नेताओं ने बड़बोले बोलना शुरू किया। मैं तभी से कहने लगा था कि सोनीपत इनके हाथ से निकल गया, सोनीपत इनको नहीं मिलेगा। रोहतक में भी टेंट मिल गया। जो ये 14 सीटों के ऊपर घमंड किया करते थे, उन 14 सीटों में कितनी सीट रह गई? जो गढ़ कहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, सारा का सारा गढ़ ध्वस्त हो गया है। चले सियाग साहब, ठीक है सियाग साहब, एक बात बताइए, मतलब आप लोगों ने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आपने चुनाव छोड़ दिया था। नीरज शर्मा ने बोला कि जी 50 वोट पे एक नौकरी, 30,000 से ज्यादा वोट से हार गए वो। कुलदीप शर्मा के उनके घर से कोई बोल रहा था जी नौकरी की सिफारिश हो जाएगी, हार गए। शमशेर गोगी ने बोला पहले घर भरेंगे, हार गए। थोड़ी लगामी लगवा देते नेताओं पे, आपको नहीं लगता नुकसान हुआ इनसे? देखिए, वो उनका बयान मैं समझता हूँ तोड़ मरोड़ के पेश किया और कुछ नहीं तोड़ा मोड़ा। और देखिए वरुण जी, जो आप पुराने रोहतक की बात कर रहे हो, उसमें भी जहां तक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की कई सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक कास्ट का कार्ड जो खेला, इन्होंने, इनकी आदत है जाति पाति का, मैं समझता हूं उसमें कहीं ना कहीं ये सफल रहे हैं। और आप देखिए सीधी टक्कर दी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी समीक्षा भी करेंगे क्योंकि अभी तक भी फाइनल रिजल्ट अभी भी कुछ 2-3 सीटों पे अभी भी बाकी है, तो देखते हैं वरुण जी क्या रहता है। परंतु सरकार तो नहीं बननी है। देखिए, सरकार बनाना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि सरकार ना बने तो सब कुछ रुक जाएगा। आपका काम है जनता की आवाज बन के काम करना। उन नेताओं को रोकना था भाई साहब जो अब की बार हुड्डा सरकार के स्टिकर चिपका रहे थे, अगर सरकार बनाना उद्देश्य नहीं था। सियाग साहब, आ रहा हूं आपके पास, एक बार रामराजी शर्मा के पास चलते हैं। रामराजी शर्मा जी, आपने जगह जगह पे जातीय कार्ड खेल दिए और फायदा उठा लिया। देखो, जातीय कार्ड नहीं है, हम राष्ट्रवादी है, जातिवादी नहीं है। हमने तो ये कहा भाई, कांग्रेस पार्टी ने आज हरियाणा बने लगभग 58 साल हो गया, हरियाणा 58 साल का हो गया, तो कांग्रेस पार्टी ने SC-BC समाज से कोई CM नहीं बनाया और ना ही डिक्लेयर किया। हमने ये कहा, हमने OBC समाज से CM बनाया और अगला मुख्यमंत्री भी हमारा OBC समाज से होगा। हमने ये कहा, टीवी डिबेट पे कहा, हम राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं है। तो हमने महसूस किया भाई OBC समाज इसमें मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, मुख्यमंत्री कोई जाति नहीं होती भाई साहब, उप मुख्यमंत्री भी नहीं होती। हुड्डा साहब को नहीं बोलना चाहिए था कि एक डिप्टी CM दलित समुदाय से बना देंगे, एक ब्राह्मण समाज से बना देंगे, एक ऐसे उन्होंने भी किया ना। आपने तो 4-4, 5-5 डिप्टी CM बना दिए थे। CM क्यों नहीं डिक्लेयर किया आपने? किसी ब्राह्मण को CM डिक्लेयर नहीं किया आपने? अरे भाई साहब, क्या बात करते हो आप? सियाग साहब, भरोसा रखिए मेरे पे, मैं सुनवा दूंगा। 2019 में बात हुई थी। अरे नहीं भाई, 22 में भी बात हुई है, 23 में भी हुई है। आप जब बोलोगे मैं सुनवा दूंगा, आपको भेज दूंगा मैं। भरोसा रखिए, मैं गलत तथ्य नहीं रखता हूँ, जब बात करता हूँ ठीक बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ। हमने महसूस किया SC-BC समाज से कोई CM नहीं बना, कोई समाज राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ गया, उसको बराबर में लाकर खड़ा करना, ये जातिवाद नहीं कहलाता, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। इसलिए OBC समाज से CM बनाया और आगे भी डिक्लेयर किया अगला मुख्यमंत्री भी ये होगा। आपने ना तो आज तक बनाया, ना आपने डिक्लेयर किया SC-BC समाज से। और फिर जिस तरह से शैलजा बहन जी का आपने तिरस्कार किया, जिस तरह से शैलजा बहन जी के साथ आपने किया, वो सारा छत्ती बिरादरी देख रही थी और जगह जगह यही कह रहे थे, वह दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे वो आखिरी मिनट में आपके अशोक तंवर को ले गए, कोई फायदा नहीं हुआ क्या उन्हें? कुछ भी नहीं, अशोक तंवर तो ये पहले ले जाते, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। और 152 का अगर इस्तेमाल किया है, सही मायने में 152 का इस्तेमाल अशोक तंवर ने किया, 152 का। 1 बजे तक हमारे साथ आज आप जीते हो, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है रविंद्र सांगवान, आप चुनाव लड़े, गठबंधन में चुनाव लड़े, नतीजे सामने आए। स्थिति ये थी कि आपके कोटे से जो मंत्री थे, देखिए ये नतीजे बता रहे हैं बीजेपी की हवा। क्यों बता रहे हैं? 2014 और 19 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने इस बार जीती हैं। आपके मंत्री अनूप धानक और देवेंद्र बबली वो बीजेपी में जाके लड़े, लेकिन मामला इतना खराब था कि वो बीजेपी में भी हार गए। ये तो अनूप धानक ही जवाब दे पाएंगे। क्यों? आप मेरा सवाल समझे नहीं सांगवान साहब, मेरा सवाल समझे नहीं।
आपको लग रहा है कि इमेज पे ऐसा डेंट लग गया था या आपके विरोधियों ने आपकी छवि ऐसी बना दी थी कि चुनाव आए तो जनता जैसे सारा गुस्सा उतारने को तैयार बैठी थी? ये तो जनता की भावना है, जन भावना है, जन भावनाओं की कदर करते हैं। हो सकता जन भावना जननायक जनता पार्टी के साथ नहीं थी, इसलिए आज हमारा वोट बैंक 1% पे आ गया। नहीं तो पिछली बार 10 सीटें लेके हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हमें प्यार दिया था, दुलार दिया था। साहब उस प्यार का पूरा आनंद उठाया आपने, अब उसे छोड़ दीजिए। उस प्यार का पूरा आनंद उठाया, अब 1% भी नहीं है मामला। स्थिति इतनी खराब, आपके नेता चौथे नंबर पे हैं। संघर्ष का समय, संघर्ष करेंगे। नेता का जो आदेश होगा, संगठन का जो आदेश होगा, एक कार्यकर्ता दोबारा से पुनर्गठन करेंगे संगठन का और प्रयास करेंगे आने वाले समय में। जननायक जनता पार्टी आपको देखना फील्ड में दिखाई देगी, लोगों के बीच में दिखाई देगी, और जो जन समस्याएं हरियाणा की उनकी आवाज पुरजोर तरीके से उठाते हुए कोई दिखाई देगा तो जनता पार्टी की। अब मुझे एक दो बातें बताइए, आप बड़े सीनियर प्रवक्ता है, बुद्धिजीवी हैं। बीजेपी की जीत के कारण क्या रहे? बीजेपी ने कौन कौन सी चीजें रेक्टिफाई कर ली थी? जेजेपी से पिंड छुड़ा लिया, अपना साइड कर दिया, सीएम बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। देखिए वरुण जी, ये बात सही है कि ऐन मौके पर जो ये डिसीजन लेंगे, और इस पार्टी का जो अनुशासन काम करता है, तुरंत प्रभाव से सीएम बदल देते हैं और वहां चिड़िया तक नहीं बोलती है, और पूरी गवर्नमेंट को भी बदल देते हैं, मंत्रियों को भी कईयों को बदलने का काम। उनकी भी टिकट दलाले से काट दी इन्होंने और नए चेहरे वहां पर खड़े कर दिए। जिस प्रकार से लोकसभा में इन्होंने अपने लोगों को टिकट न दे करके बाहर के लोगों को ला करके टिकट दे करके 5 सीटें जीतने का काम किया था, वही रणनीति इन्होंने यहाँ पर अपनाई। और ये कोई गलत बात नहीं, हर पार्टी अपनाती है अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। वो इनका भी राजनीतिक धर्म का इन्होंने अपनाया और ये कामयाब हो गए। नंबर 1 कारण तो ये रहा, सही बात आपकी, जो इन्होंने मुख्यमंत्री को बदला, गवर्नमेंट को बदला, और जो मंत्री थे और विधायक थे उनकी टिकट काट जीत का। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का मिसमैनेजमेंट, कांग्रेस पार्टी की घमंडता, ये बार बार इनका एक शब्द इनको लेकर के बैठ गया और इनको बनवा गया कि भाई हम तो अकेले ही सक्षम हैं। वही तो लोकसभा में 10 की 10 सीटें हरवानी थी हमने बीजेपी को। अगर ये इकट्ठे होकर के चलते हैं, सिंह चौटाला ने बार बार ये बात कही कि भाई कांग्रेस बीजेपी पार्टी ताकतवर पार्टी बन चुकी है, केंद्र में इनकी सरकार है, तो हमें सबको मिल करके फ्रंट बना करके चलना पड़ेगा, तभी हम इनको हरा। नहीं, क्या कांग्रेस ने इस बार का चुनाव कांटा निकालने वाले सिस्टम पे लड़ा? इस बार तो नहीं लड़ा ना। कहां लड़ा? कांटा किसका निकाला? भाई ये चित्रा सरवारा को खड़ा कर रखा था, वहां कांग्रेस की कैंडिडेट क्यों हारा है? क्यों खड़ा किया चित्रा सरवारा को इन्होंने, निर्दलीय को वहां पर क्यों आगे लेकर के आई? और कितनी जगह इन्होंने जो कैंडिडेट कुमारी शैलजा जी ने खड़े करे थे, 4-5 सीटें उनको मिली थी, हर के पीछे कैंडिडेट लगा रखा था, निर्दलीय खड़ा कर रखा था। जींद में निर्दलीय खड़ा कर रखा था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जींद है, वहां एक निर्दलीय छोड़ दिया और वो महावीर गुप्ता को लेकर के बैठ गया, ठीक है ना। यानी जो जो कैंडिडेट थे उनके पीछे एक देखो बड़े समझदार है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो, उनको देखा कि कहीं शैलजा भारी ना हो जाए। नंबर 1 तो उनका अपमान करने का काम किया, उनको टिकटें नहीं देने का काम किया, उनको जाति तुच्छ बातें कहने का काम किया। नंबर 2 बात, जहां वो टिकट लेने में कामयाब रही उनको उनके पीछे अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को छोड़ने का काम किया। दूसरी बात, जो ये बड़बोले नेता थे, ये कहते कि हमने इनके बयान से किनारा कर लिया। क्यों कर लिया बयान से किनारा? भैया आपने उनके ऊपर लगाम लगाने का काम क्यों नहीं किया? एक बात, उसे नौकरी देंगे, अगर उसी पर सख्ती थोड़ी दिखाते तो शायद दूसरे नेता इस तरह की वो शब्दों का। रेणु साहब, मैं आपके पास लौटता हूँ, एक बार अपना नेटवर्क ठीक कराइए, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, एक बार चेक कराइए, मैं जल्दी से लौटता हूँ। रामराजी शर्मा जी, मुझे एक बात बता दीजिए आप कि तीसरी बार प्रदेश में सरकार, तीसरी बार देश में सरकार, बदला क्या भाई? नेताओं ने तो बड़ी कोशिश की थी। देखो, मैंने आपको कल पहले भी कहा था, कल दोनों भाइयों के सामने भी कहा था, जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है, देवतुल्य होती है।
और सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा जनता का, देवतुल्य जनता जनार्दन का, जिस तरह से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई और ऐसे ही हरियाणा में भी उन्होंने सरकार बनाई और नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार उन्होंने मौका दिया, क्योंकि काम बोलता है। केंद्र में भी हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने जिस तरह से विदेश में डंका बजाया, भाई आर्थिक दृष्टि भाई साहब काम बोलता है पे एक बात सुन लीजिए, अरे शर्मा जी एक बात सुन लीजिए, 11 में से 9 मंत्री चुनाव हार गए। देखो वो तो जनता है, जनता तो पता नहीं क्या कर देती है, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमारे को, कमल गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता, जयप्रकाश दलाल, कंवरपाल गुर्जर, संजय सिंह, असीम गोयल, सुभाष सुधा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हाँ बोला मैंने, जेपी दलाल बोला, भाई जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया और हाँ, ये जो 5 सीटें जनता ने आशीर्वाद भी दिया और बता भी दिया कि हर बार नहीं चलेगा ऐसे। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था, वो मेरी बात बीच में रह गई थी। ये भाई साहब कह रहे हैं बार बार, कांग्रेस वाले और इन लोग वाले भी मेरे दोनों मित्र हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई 5 सीटें जीत ली कांग्रेस ने, 5 सीटें जीत ली। अरे मेरे भाई 5 सीटें जीती कैसे, वो तो भी तो सोचो क्यों जीती, और हमने लूज क्यों करी लोकसभा चुनाव में। इन्होंने 5 सीटें जीतने का मेन कारण क्या है, इन्होंने काठ की हंडी चढ़ा दी, इन्होंने झूठ बोला, संविधान आपने भी एक दो टिकटें गलत बांट दी, ऐसा कह रहे थे वो, खत्म किया जा रहा है, बहनों खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बांट दिए। जनता इनके बहकाई में आ गई, इनकी काठ की हंडी चढ़ गई, फिर जनता अपने आप को ठगा महसूस करने लगी। अगर ये तो झूठ बोल रहे थे, इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया और जनता में बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया कांग्रेस के प्रति, ये कारण था मेन तो। और वो इनकी काट की अंडी चढ़नी थी, चढ़ चुकी थी, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी और इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया। और जिस तरह से बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, झूठ बोल रहे थे, कभी वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। अरे मेरे भाई, जनता को पहचानो, जनता की सेवा करो, जनता का आशीर्वाद लो, जनता भगवान का रूप है। कभी राष्ट्रीय इनके बड़ बोले, कभी तो ये इनके प्रदेश अध्यक्ष उल जलूल बातें करने लगे, कभी इनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, मुझे याद आया भाई। हाँ होटल से हार गए वो, मेरे लगातार दूसरी बार हार गए वो। ठीक है, मैं आता हूँ योगेश याग साहब, ये 1 मिनट रुकिए। अरे बालक बोल रहे हैं कहीं भाई। योगेश याग साहब मुझे एक बात बताइए, ये जो चुनाव था इसमें चूक तो हो गई आपसे, लेकिन भाई अब मेरे पिछले सवाल को भी आपने छोड़ दिया, मैं फिर पूछ रहा हूँ, नए नेतृत्व को जगह दीजिए ना हरियाणा में अब भाई। देखिए, ये पार्टी स्तर पे समीक्षा भी होती है और पार्टी मौका भी देती है। उदय बांजी प्रदेश अध्यक्ष 2 साल पहले बने हैं। किसको मौका दे दिया भाई साहब 15 साल में, बता तो दीजिए मुझे। क्यों जी, चौधरी उदय बांजी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उससे पहले शैलजा जी रहे अध्यक्ष, अशोक तंवर जी अध्यक्ष रहे। और मैं समझता हूं बीजेपी बार बार दलित की बात उठाती है, तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी बड़ा अच्छा होगा अगर दलित को मुख्यमंत्री बनाती है तो। अरे वो पूरे प्रदेश में उन्होंने डिक्लेयर कर रखा था ना, किसे बनाएंगे? आपका मुद्दा दलित का रहता है ना। ठीक है, 1 मिनट में आता हूं, आपके पास एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है, लेकिन उससे पहले रेडू साहब जल्दी से मुझे बता दीजिए, इतने साल बाद कांग्रेस को नए नेतृत्व को जगह देनी चाहिए हरियाणा में, देगी? नहीं देगी, नेतृत्व तो नहीं देगी, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आवाज में दिक्कत है भाई। अदरवाइज ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कहीं हाथ बांध करके अपने आप को मजबूर दिखा रहा है कि हम मजबूर हैं भाई, हम क्या करें। और जब हाईकमान मजबूर हो जाता है तो फिर वहां अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रहा करती है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अब आज प्रदेश में लगभग 43 सीट जो है विपक्ष में आई है, 47 सीट जो है ना पक्ष में आई है, सत्ता पक्ष में आई। जो 43 सीट के लोग हैं, उन्होंने 2019 में विश्वास किया कि कांग्रेस बीजेपी, जो 43 विपक्ष में है उसमें देवेंद्र कादियान भी है, सावित्री जिंदल भी है, भूलिए मत। हाँ, ये 3 निर्दलीय, 2 हमारे, ये बीजेपी का नंबर 50 ही समझिए आप। हाँ नहीं, फिर भी जो है ना, ये जो 43 लोग सीट वाले हैं, जो 43 कॉन्स्टिट्यूंसी जीत करके आए हैं, और इनके विपक्ष में भी हमारी जितनी वोटें आई हैं, सभी ने ये सोचा था कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी पार्टी से पीछा छुटवा सकती है। उन्होंने खूब प्रयोग।
चलिए रेणु साहब मैं लौटता हूँ, थोड़ा ऑडियो का दिक्कत है, उसका सांगवान साहब के पास चलेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये चर्चा जारी है, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल नई दिल्ली एवं जेनेसिस हॉस्पिटल गैस्ट्रो और कैंसर केयर रोहतक के सौजन्य से सीनियर कंसल्टेंट एवं यूनिट हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डॉक्टर दीपिका चौहान द्वारा कैंसर निदान ओपीडी प्रत्येक महीने के हर दूसरे बुधवार को रोहतक में, समय दोपहर 2 से 3 बजे। संपर्क करें। फुल फ्रेश इससे मिले ताजा ब्रेथ, मिंट क्रिस्टल करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सुबह शो। दंत कांति फ्रेश एक्टिव है, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये नया दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, रखे सांसों को फुल फ्रेश। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा करने कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराजी शर्मा जी, डे 1 से कांग्रेस ने कहा कि वो सरकार बना रहे हैं, आपने कहा ऐसा होगा नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। बीच में कभी आपको ऐसा लगा था कि लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति थोड़ी खराब है, जैसा माहौल है, जैसी बातें की जा रही हैं, आपके कुछ खबरें आई कि आपके नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा, कांग्रेस ने कहा जी गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा, ये कैसे जीतेंगे, और आपने तो लगभग सिरसा को छोड़ दे तो हर जगह पे जीत हासिल की ही है। आपको था ऐसा कि ये रिजल्ट आ जाएगा या आप भी हैरान हैं? नहीं, हमारे को विश्वास था कि जनता जनार्दन हमारे को आशीर्वाद देगी। और रही बात गांव में घुसने की, तो इनके प्रवक्ता ने एक दिन चैनल पर स्वीकार किया था। वो अरविंद शर्मा जी जब महम में कहीं गए थे तो वहां उनके साथ में दिक्कत आई थी, तो तब हमने कहा था भाई ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है, ये किसान नहीं है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है। तो उन्होंने स्वीकार किया था, हाँ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं स्वीकार करता हूँ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो उन्होंने, इनके प्रवक्ता ने स्वीकार किया था। तो जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला, इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया और यही प्रचार कर रहे थे। हमारा तो जनता के ऊपर आज भी विश्वास है और पहले भी विश्वास था। पर जनता हमारे को जो देवतुल्य है, भगवान का रूप है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। तो जिस तरह से तीसरी बार हमारे को मौका दिया, हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण एतबार भी था, पूर्ण विश्वास भी था कि तीसरी बार हमारी सरकार बनाएगी जनता और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी के। आपको बड़ा भरोसा था। आज अभी घनश्याम सर्राफ साहब हमारे चैनल पे थे, बड़े सीधे आदमी है, उन्होंने कहा मुझे 18,000 से जीतने की उम्मीद थी, मैं 32,000 से जीत गया। आपके लोगों को अंदाजा नहीं था सर आप कितने से जीत रहे हैं। कौन? घनश्याम सर्राफ साहब। ऐसा ये तो जनता है, मैंने आपको बताया ना भाई, जनता जनार्दन है। भाई जिस तरह से जनता का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी आपने देखा था जनता का विश्वास खो दिया था। और ये 5 सीटों का मैंने बता दिया क्यों इनकी 5 सीटें आई थी, हम लूज क्यों कर गए थे, वो भी मैंने आपको बताया था। तो जनता जनार्दन है, तो भगवान का रूप है। भाई मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के जनता जनार्दन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। उन्हीं का करना है और किसका करना है भाई साहब, जनता का ही करना है। सियाग साहब, चंडीगढ़ दूर हो गया 2029 तक। अभी रेणु साहब कह रहे थे कि अभी कांग्रेस में दिक्कत आएंगी क्योंकि इंतजार बहुत लंबा हो गया। इस बार ऐसा माहौल चल रहा था कि कांग्रेस आ रही है तो सारे एक साथ थे। अब चंडीगढ़ दूर हो गया 2029 तक, तो पहले कई बार बिखरी कांग्रेस और बिखरेगी। देखिए वरुण जी, जनता ने जो मैंडेट हमें दिया है हमें वो स्वीकार है। हम विपक्ष में बैठ के हो सकता है कि हम मजबूती से आवाज, जनता चाहती हो कि आप आवाज उठाएं, किसान की, मजदूर की, गरीब की, दलित की, पहलवानों की, हम निरंतर बेरोजगार युवाओं की, वो आवाज हम उठाएंगे बिल्कुल वरुण जी। और चंडीगढ़ और सत्ता ठीक है, जनता ने जो हमें जिम्मेदारी तय की है, परंतु अभी तक भी मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 90% नेताओं को ये विश्वास नहीं हो रहा कि आप सत्ता में आ गए हो। अरे 90% कांग्रेसियों को विश्वास नहीं हो रहा कि हम हार गए, ये बोलिए। हाँ, वो भी नहीं हो रहा जी, दोनों ही बात है ना। अच्छा, ये सच्चाई है। मैं रानिया में गया था अर्जुन चौटाला का इंटरव्यू करने, तो वहां अर्जुन चौटाला ने मेरे शो में कहा
कि हुड्डा कभी नहीं चाहेंगे कांग्रेस की सरकार आ जाए, ऐसा है क्या? नहीं, ये तो देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं। अब ये कह रहे थे रेड्डू साहब की हमने मिलके चुनाव लड़ना चाहते थे। देखिए इनेलो की, जेजेपी की विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, क्योंकि ये गठबंधन में पहले भी रह चुके हैं। और इनकी विचारधारा हुड्डा साहब के साथ तो इनका पता नहीं, ने सपने में भी वो नजर आते हैं। वो क्या कारण है मैं नहीं जानता, और मैं जानता हूं तो मैं बता भी नहीं सकता। तो उनके दिल में दर्द है। रेणु जी बताएंगे, तो जितना वो रेणु जी बताएंगे। पूछ लो, ये कह रहे मुझे पता है कारण। वो कह रहे मैं बता नहीं सकता। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ रेणु साहब, जो अर्जुन ने कहा था मेरे इंटरव्यू में, आपको लग रहा है वैसा हो गया क्या? अर्जुन चौटाला ने कहा, बिल्कुल सही कहा। उससे पहले भी बार बार अजय सिंह चौटाला ने भी कहा था, लोकसभा में भी हमने कहा था कि हुड्डा साहब नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें हार जाए। भाई रेणु साहब को ऑडियो जा रहा है बार बार। हाँ, तो सारी की सारी बातें यही है वरुण जी, कि सारी गलती जो है कांग्रेस पार्टी करती है, प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। 2 बार प्रयोग करके देख लिया प्रदेश की जनता ने। 2019 में इनके साथ लगे कि कांग्रेस ही शायद भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, ये कुछ नहीं कर पाए। 2024 में फिर प्रदेश की जनता इनके साथ लगी कि शायद इस बार हरा दे, लेकिन ये फिर कुछ नहीं कर पाए। अब तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एकमात्र पार्टी ऐसी बची है जो भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा दिला सकती है। अरे कब हटाएगी सर? कहाँ 48, कहाँ 2, और आपके नेता ही हार गए चुनाव। कहाँ 48, कहाँ 2, ये सब तो मत बोलिए। 4.25% वोट आया है आपका। हाँ, वो इसलिए आया ना कि सभी ने सोचा कि कांग्रेस के साथ एक हो जाओ, कहीं भारतीय जनता पार्टी ना जीत जाए। सभी ने कहा कि भाई आपको वोट कैसे दे, तो बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए इनके पलड़े पे चढ़ गए सारे। लेकिन 2 बार कर चुके हैं, 2 बार प्रयोग कर चुके हैं, ये आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कब तक इनके पीछे लगेंगे? प्रदेश की जनता ने खूब इनके पीछे लगकर, चलिए ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी झगड़े, इनके बड़बोलापन, इनकी नासमझी के कारण हर बार इन्होंने प्रदेश की जनता को एक तरह से मैं कहूँगा दोबारा से फिर उसी चंगुल में फंसाने का काम करते हैं ये लोग। इसलिए मेरा तो निवेदन है प्रदेश की जनता से कि कांग्रेस को छोड़ो। चलिए एक बार रविंद्र सांगवान के पास चलते हैं। रविंद्र सांगवान, ये जो दशा हुई है, ये दुर्दशा है, दशा तो खैर क्या है, इस दशा के बाद आपको नहीं लगता है कि अब घर वापसी के अलावा कोई विकल्प नहीं है जेजेपी के पास? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, जननायक जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाके संघर्ष करने में उनकी मादा रखता है। हम लोगों के बीच में जाएंगे, हो सकता है जनता हमसे नाराज है, जनता का जनादेश है, हमें स्वीकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने संघर्ष करना छोड़ दिया है। संघर्ष करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, और आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले दिनों में जननायक जनता पार्टी जोरदार वापसी करेगी और लोगों की जनभावना को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में काम करके दिखाएंगे। ठीक है, आता हूँ शर्मा जी आपके पास। याक साहब, रेणु साहब से जवाब ले लूं। जोरदार वापसी का दावा कर रही है जेजेपी? नहीं, जेजेपी कह रही है हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोग ही नहीं रहे तो लोगों के बीच में किसके बीच में जाओगे आप? कितना 1% से तो नीचे आगे कहाँ रहे लोग आपके पास, किसके बीच में जाओगे? अरे भाई, कम से कम हमारे भी बुरे दिन आए थे 2019 में, हमारे पास भी 2.5% वोट रह गई थी, आपके पास तो वो भी बची है। कहाँ जाएंगे? लोग ही नहीं है, कहाँ लोगों के बीच में जाएंगे? बाकी चलो, हौसला है, इनकी भावना है, ये करते रहे, अच्छी बात है। करो, प्रयास करना होता है, राजनीति में काम करना होता है, करते रहिए। लेकिन में इनका होने वाला है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जरूर कम बैक करेगी। हमारा वोट परसेंटेज भले ही कम बढ़ा, जैसे आपने बताया, मैंने कभी देखा नहीं है, आपने बताया कि ऊपर छोड़ दीजिए, आप बता रहे थे कितना है, जनता के बीच में रहेगा 0.90%। हाँ, 0.9%, और हमारा 5% आप बता रहे हो, शायद 4.5 कुछ बता 4.5%। तो हम तो, हमारा तो वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। हमारा जो है ना, कैंडिडेट भी एक की जगह 2 ही हुए। अगर अपना दल बचाना है
तो 7% वोट बैंक और 3 सीटें चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर दल आपको बचाना है कि आज हरियाणा में 3 ही पार्टियां खड़ी है, बाकी सबका टुकड़ा साफ हो गया और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थर्ड पार्टी के रूप में प्रदेश में स्थापित हो गई है। ये भी एक पक्की बात है। जो ये लोग कहते थे हम किंग मेकर नहीं होंगे, हम किंग बनेंगे, दूसरे कहते थे हम भी किंग बनेंगे, कोई कहता था हमसे ही चंडीगढ़ का ताला खुलेगा। उस सभी पार्टियों का टुकड़ा साफ हो गया है। इसमें केवल 3 पार्टियां अस्तित्व में हरियाणा प्रदेश में बची है। सबसे बड़ी पार्टी बीच की पार्टी और सबसे छोटी पार्टी हमारी इंडियन नेशनल। ठीक है रामराजी शर्मा जी, अब मुझे बताएं, क्योंकि कार्यक्रम के हम अंतिम दौर में हैं, ये मुझे बताएं कि इस जीत के बाद उम्मीदें पब्लिक की बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले आपने बड़े बड़े वादे किए और ये भी कहा कि चलिए आचार संहिता लग गई जल्दी और कुछ काम रह गए, अब कर लेंगे उन काम को? जी बिल्कुल, जनता की सेवा करेंगे। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं और वो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूँ, ये सीएम रेजिडेंस भी थारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ थारा है भाई, मैंने थारा आशीर्वाद की जरूरत है। और जिस तरह से वो लोगों के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, रात के 12-12, 1-1 बजे तक वो वहां पे मिलते रहते हैं अपने रेजिडेंस पे भी, तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी का जो जिस तरह से उनका प्रोफाइल है वो जनता को मैच खा रहा है, जनता को बहुत अच्छा लग रहा है। और व्यक्तित्व के लिए भी आदमी की पहचान होती है, मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व जन जन को भा रहा है और ज्यादा लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है और हम जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे, ऐसा। ठीक है योगेश याग साहब, पूरे सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक पे आज एक ही बात की चर्चा है, जलेबी की। ये कर क्या दिया आपने? ये जलेबी ऐसे घूम कैसे गई हरियाणा में? देखिए जलेबी तो ठीक है, हम जलेबी, गोहाना की जलेबी को पूरे देश में विदेश तक उसकी पहचान बनाना चाहते थे, परंतु और गोहाना ही हार गए। कोई बात नहीं, देखिए राजनीति में ये चलता रहता है। और मैं यही बात रामराज जी से बिल्कुल उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नायब सैनी जी को दोबारा मौका दे पार्टी, और अच्छी बात है। और देखिए जहां तक सवाल, धन्यवाद आपका, वही बनेंगे भाई। चलो वो हमारे पास भी कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, अभी आपकी खींचतान चल रही है काफी। तो देखिए जहां तक अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा वरुण जी, और प्रदेश की जनता को भी विश्वास नहीं हो रहा ये कहाँ चूक हुई है। ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस पे हम समीक्षा भी करेंगे। जब आपको पता लग जाए तो भाई साहब बताइएगा, जरूर बताइएगा कि आखिर, बताइएगा कि आखिर क्यों 12-13 साल हो गए हम संगठन नहीं बना पाए, हम क्यों हल्के में ले जाते हैं चीजों को, बताइएगा कि हम सारे नेताओं को एक साथ क्यों नहीं रख पाते, बताइएगा कि जो टीका टिप्पणियां हो जाती हैं उस पर हम कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं। तो देखिए वरुण जी, आज हम हारे हैं तो हमारी सारी कमियां आपको नजर आ रही है। भाई साहब मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका, कांग्रेस के जितने प्रवक्ता है आप पूछिएगा, चाहे टॉपिक हो ना हो, मैं पूछ लेता हूं भाई साहब, संगठन तो बना दीजिए। मैं एक बात कर रहा हूं, इनकी फूट देखना, इनकी फूट अभी भी खुल के आने वाली है। चलिए ठीक है, ये एक आपको संकेत दे दिया है। चलिए ठीक है, एक अंत में रेणु साहब एक आखिरी कमेंट चाहिए, मजबूत सरकार बनाम मजबूत विपक्ष है क्या? शेरो शायरी सुननी है, पिछले 5 साल सुन ली, अगले 5 साल और शेरो शायरी सुनेंगे, मजबूत विपक्ष कहां? अरे सैनी साहब कहा करते हैं शेरो शायरी? हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा शेरो शायरी करेंगे, पहले मनोहर लाल जी करते थे, आप नायब सैनी जी को याद करवा देंगे, मनोहर लाल जी ने लिख के दे दिए, भाई तेरे को कोई चिंता नहीं है, 37 सीट हो और 35 सीट हो, 2 से बच के रहना, बस 2 से बच के रहना, ये 37 सीट तो शेयर लेकर के आएंगे और तुम भी अपने शेयर लेकर के ले जाओ और अपना कर लो बस काम। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हरियाणा की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए कि 5.5 दशक में ये पहली बार हुआ है कि कोई सरकार तीसरी बार लगातार बन गई है और बीजेपी ने यह कमाल करके दिखा दिया है। कांग्रेस को यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर ये हो क्या गया।